Friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are going to discuss the topic of syllable. So आज हम syllable के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे. So first of all syllable के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि आखिर वो होता क्या है. Syllable is the next higher unit than the phoneme. Phoneme के बारे में तो आप जानते हैं. Phoneme क्या होता है, जो कि एक मिनिमल कॉन्ट्रास्टिव यूनिट होता है किसी साउंड का, है ना. तो उससे थोड़ा सा नेक्स्ट हायर यूनिट कहलाता है सिलेबल. या आपका नेक्स्ट हायर यूनिट आपका सिलेबल कहलाएगा. जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं मैन. ठीक है, मैन में आप देख रहे हैं 3 आपको फोनीम दिखेंगे, MAN. ओके, सो ये हो गया आपका एक सिलेबल पूरा. अब फोनीम की बात कर लें. सो फोनीम इज़ अ मिनिमम कॉन्ट्रास्टिव यूनिट ऑफ साउंड. सबसे छोटी यूनिट होती है साउंड की, वो आपका फोनीम कहलाता है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेबल है वो थोड़ा सा, जो फोनीम आपने समझ लेना है. सबसे पहले फोनीम सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोई भी आप उसमें ले सकते हैं कॉन्सोनेंट या वावल. ठीक है, जो भी जैसे मैन के लिए एक मा हो गया, ए हो गया और ना, 3 साउंड्स हैं. ये सब एक अपने आप में एक एक क्या है, फोनीम्स हैं. और अगर आप देखें सिलेबल इज़ अ नेक्स्ट हायर यूनिट, जस्ट उसके थोड़ा सा बड़ा यूनिट जिसमें 1 या 2 कॉन्सोनेंट वावल हो सकते हैं, है ना. ऐसे कुछ, जैसे अभी मैन का एग्जाम्पल आगे और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे. तो सिलेबल थोड़ा सा. और कभी भी आप ये भी देख सकते हैं जब सिलेबल की बात आती है तो कोई भी वर्ड को जब आप प्रोनाउंस कर रहे होते हैं उस वक्त आप देखेंगे कि उसमें जितने वावल होंगे सिलेबल भी उतने ही होते हैं. और जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो आपका जो ब्रीदिंग रहता है थोड़ा सा रुकता है. जब आप सांस लेते हैं, जब उस साउंड को प्रोड्यूस करते वक्त वो ब्रीदिंग जहाँ पे थोड़ा थोड़ा रुकता है, वो भी सिलेबल के अंतर्गत आप उसको समझ सकते हैं. और हम देखेंगे उसकी एग्जाम्पल्स. सो काउंट द सिलेबल्स इन अ वर्ड. कोई भी वर्ड में अगर हम सिलेबल को काउंट करें तो उसको कैसे करेंगे. सो पहला देखेंगे पॉइंट, अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ 1, जिसको अगर हम कोई भी वर्ड लेते हैं, अगर उसमें हम 1 सिलेबल पाते हैं, सिर्फ एक सिलेबल रहता है, उसको हम बोलेंगे मोनोसिलेबिक वर्ड. अगर उसमें मोर देन 1, एक से ज़्यादा रहते हैं तो पॉलीसिलेबिक में आता है. ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं रैट एक वर्ड है, आपको दिख रहा होगा. रैट जब आप प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो रैट सिर्फ रैट एक बार में ही हम उसको बोल दिए और उसमें सिर्फ एक ही वावेल आ रहा है. देखिए आप, एक ही वावेल आ रहा है ना, तो ये आप जाहिर सी बात है ये किस में आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1 सिलेबिक या मोनोसिलेबिक में. दूसरा वर्ड है रिडीम. रिडीम में आप देखिए सबसे पहले, और एक सिलेबल पहचानने का क्या तरीका मैंने बताया कि उसमें आप देख लीजिए कि कितने वावेल्स हैं. तो और रुकना भी देखिए कहाँ पे रुक रहा है, रिडीम. तो री में एक बार रुके हम थोड़ा सा, और डीम में. तो यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि एक ही वावल यहाँ पे है, एक वावल यहाँ पे है. तो यहाँ पे टोटल कितने वावल हैं, 2 वावल हैं. तो ये हो जाएगा 2 सिलेबिक या डाई सिलेबिक. ठीक है, फिर थर्ड है ये क्या लिखा है आपका, ह्यूमनिस्ट. तो इसको कैसे ट्रांसक्राइब करेंगे, ह्यूमनिस्ट. बोलने पे भी समझ में आ जाता है सिलेबल कितने हो सकते हैं. तो ह्यूमनिस्ट जब बोलते हैं तब भी वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ता है. तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3, कुल कितने हैं सिलेबल इसमें, 3. तो आप ये कह सकते हैं कि 2 से ज़्यादा है या 1 से ज़्यादा है. जाहिर से बात है इसको हम 3 सिलेबिक कहेंगे या ट्राई सिलेबिक कह सकते हैं. इसको हम पॉलीसिलेबिक के अंतर्गत भी देख सकते हैं. नेक्स्ट अब इसमें ये बताना है कि आर दे मोनोसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक. ठीक है, तो अगर उसमें एक सिलेबल होगा तो हम उसको मोनोसिलेबिक कहेंगे, एक से ज़्यादा सिलेबल होंगे तो उसको हम पॉलीसिलेबिक कहेंगे. सो सबसे पहला वर्ड है इसमें कैट. ठीक है, इसको हमें एक बार में बोल दिए कैट, और इसमें ये भी देख लीजिए एक ही वावल है. सो कैट इज़ क्या हो जाएगा, ये मोनोसिलेबिक होगा. कैच में भी सिर्फ एक ही, ये देखिए एक ही आपको वावल दिखेगा, और साथ ही ये एक बार में ही हमने इसको बोल दिया कैच, कहीं पे भी कोई रुकना नहीं पड़ा. तो ये भी मोनोसिलेबिक है. नेक्स्ट आएगा कार में भी ये जब बोल रहे होते तब भी एक बार में बोल रहे हैं, ये भी आपका मोनोसिलेबिक में आएगा. अब देखिए ये वाला जो वर्ड है कैटेगोरिकल. ठीक है,
तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे आप रुक रहे हैं, कै टे गो री कल। ठीक है, जब बोल रहे हैं तब भी समझ में आ रहा है और यहाँ पे हम वॉवल के थ्रू भी हम देख लेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखते जाइएगा, कहीं पे भी हम इसमें फ़ोनीम, एक फ़ोनीम से ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल का होता है। तो एक सिंगल फ़ोनीम तो आपको कभी भी नहीं मिल जाएगा कि एक सिंगल फ़ोनीम है, और रहता भी है तो जनरली वॉवल जिसमें रहेगा वही हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कै में एक यहाँ पे आपको सिलेबल दिख रहा है, फिर ट, फिर गो री कल। टोटल गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिलेबल हैं इसमें। तो आइए ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका पॉलीसिलेबिक के अंतर्गत। नेक्स्ट है कास्टिंग। कास्टिंग में भी वर्ड में देखिए कास्ट, यहाँ कास्टिंग, यहाँ से आधा अलग हो गया, तो इतने में ही आपको एक सिलेबल मिल रहा है, इतने में एक और सिलेबल, ये भी पॉलीसिलेबिक के अंतर्गत आएगा। क्योंकि देखिए वैसे तो हमें पता होता है जितने भी सिलेबल रहेंगे हम उसको बाईसिलेबिक या ट्राईसिलेबिक देख सकते हैं, बट इसके लिए जो अप्रोप्रिएट एक टर्म है वो मोनोसिलेबिक और पॉलीसिलेबिक है। तो जितने भी आप देखना कि अगर एक सिलेबल है तो उसको जस्ट मोनोसिलेबिक, और एक से ज़्यादा कितने भी हैं, 2 हैं 3 हैं 4 है, जो भी आएगा वो पॉलीसिलेबिक में ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है बोर। आप यहाँ पे वर्ड देख लीजिए बोर, इसमें भी क्या है, एक ही सिलेबल है मोनोसिलेबिक। बियर्ड, बियर्ड में देखिए बियर्ड 2 सिलेबल हैं, ये भी पॉलीसिलेबिक में आएगा। बेगिनिंग, बेगिनिंग। और मैं तो एक ही चीज़ आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि आप बताइए इनमें कितने सिलेबल हैं, तो अगर आप उसको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम होती है या कभी भी ऐसा कन्फ्यूज़न होता है कि ये चीज़ें कितने सिलेबल होंगे ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसके वॉवल को भी आप देख के उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे बार्गेन, तो और एक चीज़ और याद रखना है, ऐसे ही जो वर्ड दे देते हैं डायरेक्ट वैसा नहीं, आप एक बार उसको ट्रांसक्राइब करिए, उसके बाद उसमें देखिए कि कितने वॉवल आ रहे हैं, उस हिसाब से आप उसको जज करिए। फिर आता है बैच। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें पता चल गया कि कौन से मोनोसिलेबिक हैं और कौन से पॉलीसिलेबिक हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सिलेबल। आखिर जो हम कह रहे हैं कि सिलेबल जो होता है वो फोनीम का नेक्स्ट हायर पार्ट होता है, या हायर उसके टर्म के तौर पे ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें एक से ज़्यादा फोनीम होंगे, या हम कह सकते हैं कि उसमें वॉवल कॉन्सोनेंट के कुछ ना कुछ पार्ट होंगे। तो अभी हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेंगे कि आखिर उसमें क्या क्या होता है। तो एक सिलेबल जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। 2 चीज़ उसमें क्या क्या होता है, एक होता है ऑनसेट, एक होता है राइम, ठीक है। फिर से ऑनसेट की बात करेंगे तो ऑनसेट को हम क्या बोलते हैं, एक और उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड है जिसको हम रिलीजिंग कॉन्सोनेंट कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है रिलीजिंग कॉन्सोनेंट, और एक होता है अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, इसके बारे में। तो इसका दूसरा टर्म आप याद रखिए, ऑनसेट और कोडा होता है। तो कोई भी वर्ड है, जैसे हमने कोई भी वर्ड लिया, उसके पहले जो कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, उसके पहले जो भी कॉन्सोनेंट आएगा वो आपका ऑनसेट आएगा, और सबसे लास्ट में वर्ड के लास्ट में जो कॉन्सोनेंट आता है उसको हम कोडा बोलते हैं। तो उसको हम रिलीजिंग कॉन्सोनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी वर्ड बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो हम रिलीज़ करते हैं, ठीक है, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन रिलीज़ करते हैं फर्स्ट में, सो उसको हम रिलीजिंग कॉन्सोनेंट के अंतर्गत रखेंगे। और जनरली जो भी ऑनसेट होगा वो आपका कॉन्सोनेंट, फर्स्ट कॉन्सोनेंट होगा। अब आता है राइम, ठीक है। राइम के अंतर्गत आप 2 चीज़ें देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक होता है कोडा। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझना कि जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, आपको अच्छे से याद रखना है। न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा वॉवेल होगा, न्यूक्लियस हमेशा वॉवेल होगा, और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो बाद में हम देखेंगे, जिसको हम अदर टर्म से भी जानते हैं, बट जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा वॉवेल ही होता है। दूसरी चीज़ कोडा जो होता है, कोडा जो है उसको हम अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट मतलब जहाँ से हम आगे और नहीं जा सकते वहाँ पर रुक जाते हैं,
कोई भी वर्ड का प्रोनाउंस किए और वहीं पे जाके हम रुक जाते हैं, उसके आगे और कुछ नहीं है और ना ही उसके आगे हमें कुछ प्रोनाउंस करना है। तो जहाँ से रुकते हैं वो अरेस्टिंग कोडा या अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, उसी को हम कोडा बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, मोटा मोटा हिसाब में ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर कॉन्सोनेंट ऑफ सिलेबल की बात करें तो अगर राइम को अगर हम अभी नहीं देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक ऑनसेट होता है, न्यूक्लियस होता है और कोडा होता है। ऑनसेट जो शुरू में कोई भी वर्ड अगर है तो कोई उसमें जितने भी सिलेबल होंगे उसके पहले वाले में जो फर्स्ट जो आपका कॉन्सोनेंट होगा वो ऑनसेट कहलाएगा। उसके बीच में, क्योंकि कोई भी सिलेबल में न्यूक्लियस का होना बहुत ज़रूरी है, वॉवेल का होना, जब तक वॉवेल नहीं होगा वो न्यूक्लियस वो सिलेबल के अंडर पे ही नहीं आता। सो वो आपका न्यूक्लियस होगा जो बीच में होगा, फिर लास्ट में जो आपका कोई भी कॉन्सोनेंट होगा वो आपका कोडा कहलाएगा। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, बट उसको हम इस तरह हम इसमें इसलिए समझा सकते हैं क्योंकि जब हम न्यूक्लियस और कोडा को, क्योंकि फर्स्ट को अलग करिए, ऑनसेट को अलग करिए और उसके बाद जो 2 चीज़ें आती हैं न्यूक्लियस और कोडा, अगर उन दोनों को हम प्लस करते हैं, उनको साथ में रखते हैं, वो दोनों मिलके आपका राइम बनाते हैं। ठीक है, ये तो राइम हो गया और जनरली यही रहता है, हर जगह बताया जाता है। एक चीज़ और है इधर, जो जैसे न्यूक्लियस और कोडा को मिला के हमने राइम बोला है, उसी हिसाब से ऑनसेट और न्यूक्लियस को भी मिलाकर एक नाम दिया गया है जिसको हम साथ में क्या बोलते हैं, उसको हम बॉडी या कोर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, कभी कभी अगर पूछ लिया तो जानकारी रहे। और ये अगर ये दोनों का हम प्लस करते हैं तो आपका कोर बनता है, और अगर ये दोनों को आप प्लस करते हैं तो आपका क्या बनता है, राइम बनता है। और अब आते हैं कि सिलेबल विद एग्जाम्पल्स। ओके, सो एग्जाम्पल्स के तौर पर अभी हम देख लेंगे, जैसे हमने अभी समझाया। तो सिलेबल जैसे हम एक लेते हैं कोई सभी, जैसे इसमें हमने लिया है एक वर्ड लिया है बैट। ठीक है, बैट को हम सबसे पहले ट्रांसक्राइब करेंगे। कोई भी याद रखिएगा, जब सिलेबल की बात आती है तो जनरली हमें कोई भी वर्ड दिया रहता है, अगर आपको ट्रांसक्राइब करना आता है तो उसको सबसे पहले आप ट्रांसक्राइब करके लिख लीजिए। तो हमने बैट को यहाँ ट्रांसक्राइब कर लिया। अब उसमें देखेंगे, अभी हम जैसे डिस्कस कर चुके हैं, ऑनसेट और राइम होता है। ऑनसेट, अब देखिए ऑनसेट एक रिलीजिंग कॉन्सोनेंट होता है जहाँ से वर्ड हम बोलना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए इसमें एक ऑनसेट क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट ही होगा। और याद रखिएगा, जो ऑनसेट होता है और कोडा होता है ये ऑप्शनल्स होते हैं, मतलब ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन न्यूक्लियस जो होता है वो ऑब्लिगेटरी होता है, इट मीन्स वो बहुत ज़रूरी होता है। न्यूक्लियस के बिना कोई भी सिलेबल नहीं बन सकता है, तो न्यूक्लियस एक ऑब्लिगेटरी पार्ट है इसका। और जो ऑनसेट और कोडा है ये ऑप्शनल पार्ट होते हैं। तो इसमें देख लीजिए, बैट में बी इसका क्या आ जाएगा, ऑनसेट आ जाएगा। और राइम के अंतर्गत 2 चीज़ें आप देख सकते हैं, न्यूक्लियस और कोडा। न्यूक्लियस इसमें ये जो साउंड है ये आपका न्यूक्लियस होगा, वॉवेल है ना, तो ये न्यूक्लियस में जाएगा। और फिर लास्ट के जो कॉन्सोनेंट होता है, जो टा है कॉन्सोनेंट, ये आपका कोडा में आएगा, जिसको हम अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका ये देख लेंगे कि ऑनसेट और कोडा हम कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारी इसमें हमने वर्ड्स एग्जांपल्स में ले लिए हैं। तो आइडेंटिफाई द ऑनसेट इन द फॉलोइंग सिलेबल। सो फर्स्ट में है सीट। ठीक है, ये वर्ड है, ये आप देख सकते हैं, इधर ट्रांसक्राइब किया हुआ है सीट। इसमें भी आप देखिए, सबसे पहले अब देखिए, मैं इसलिए कि बोलती हूँ कि ट्रांसक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे जब सीट पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ई और ए लगेगा, 2 वॉवल हैं, तो आप इसको हम पॉलीसिलेबिक में पढ़ सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए सबसे पहले इसको ट्रांसक्राइब करिए। तो जब ट्रांसक्राइब करते हैं तो ये देखिए, सीट सिर्फ एक ही यहाँ पे आपको वॉवल नज़र आएगा, मतलब ये मोनोसिलेबिक है। ठीक है, और बोलने पे भी समझ में आता है, सीट 2 बार अलग अलग वॉवल का अलग अलग यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो एक ही ये मोनोसिलेबिक है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसमें हम ऑनसेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑनसेट की, तो ऑनसेट मतलब पहला जो कॉन्सोनेंट है, मतलब एस। और डी, इसमें क्या है, डी। टी में क्या है, टी। स्पीक में क्या है, ये देखो, ये इसमें एस और पी ये दोनों आएंगे। ठीक है, और लॉस में एल। तो ये सारी क्या है, ऑनसेट हैं। तो कॉन्सोनेंट्स दैट बिगिंस द सिलेबल इज ऑनसेट, मतलब
जो भी कॉन्सोनेंट बिगिन करता है किसी भी सिलेबल को वो ऑनसेट कहलाता है, और ज़्यादातर ये ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम उसके बाद क्या पढ़े हमने, न्यूक्लियस के बारे में। तो हम न्यूक्लियस की बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो जब हम एक वर्ड लिए स्टील, स्टील जब बोलते हैं तो बीच में हमारा जो वॉवेल प्रोनाउंस करता है वो आपका जनरली न्यूक्लियस में आता है। तो यहाँ पे ई वर्ड है, ई जो है वो न्यूक्लियस में आएगा। पेट, ए साउंड, कफ में देख लीजिए, और स्लैक इसमें भी। तो न्यूक्लियस इज अ वॉवेल, ज़्यादातर क्या होते हैं न्यूक्लियस वॉवेल होते हैं। न्यूक्लियस इज अ मैंडेटरी, या हम कह सकते हैं एक और वर्ड है उसके लिए, ऑब्लिगेटरी। ठीक है, तो ये ऑब्लिगेटरी होता है, मतलब हम इसको, ये रहेगा तभी सिलेबल बन सकता है। तो ऑब्लिगेटरी या मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम कोडा के बारे में बात कर लेंगे। तो सम सिलेबल्स डोंट हैव कोडा, ज़रूरी नहीं होता है कि कोई भी वर्ड के लास्ट में कोई हमें कॉन्सोनेंट मिले ही। तो जब कॉन्सोनेंट ही नहीं होगा तो हम उसको कोडा पढ़ ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, अब अगर हम रीड की बात करते हैं, तो जनरली इसमें देखो ये रा है जो वो ऑनसेट हो गया, डी क्या है कोडा हो गया, और आई ई जो है वो आपका न्यूक्लियस हो गया। इसमें सारी चीज़ें हैं। बट देखिए जब स्की पढ़ते हैं, स्की में कहाँ है, स्की में देखिए आप शुरू में तो आपको ऑनसेट मिल जाएगा, न्यूक्लियस भी मिल जाएगा, लेकिन लास्ट में कोई भी आपको कोडा नहीं मिलेगा। तो कहीं कहीं पे कोडा होता है, कहीं पे नहीं भी होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। थ्रेड हो गया, इसमें भी आप डा देख लीजिए। थ्री में देखिए ये लास्ट में फिर से आपको कोडा नहीं मिल रहा है। स्प्रेड में ड है, बट यहाँ पे की के साथ भी कोई भी आपको कोडा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, ऑनसेट सब में हो सकता है, ऑनसेट हो सकता है, न्यूक्लियस तो एकदम ज़रूरी ही है, बट कोडा कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबिक कॉन्सोनेंट की बात कर लें। जैसे हमने भी बात किया था कि जो जनरली जितने भी क्या बोलते हैं न्यूक्लियस है वो सारे वॉवेल होते हैं जनरली, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। ये एक्सेप्शन नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसको एक टर्म दे के रखे हैं, सिलेबिक कॉन्सोनेंट। सिलेबिक कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है, जैसे इसमें हमने चूज़ कर लिया न, ल, म। ठीक है, ये तीन आपको ये क्या दिख रहे हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, बट हम इसको टर्म क्या दी, सिलेबिक कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो न्यूक्लियस ऑफ सम सिलेबल्स आर ऑक्यूपाइड बाय सर्टेन कॉन्सोनेंट्स विच फंक्शन लाइक वॉवेल्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी न्यूक्लियस हैं सिलेबल में जो एक कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट है, आपको न, ल, म में तीनों देख लीजिए, ये तीनों क्या है कॉन्सोनेंट है, बट वो किसकी तरह काम करते हैं, फंक्शन लाइक वॉवेल की तरह काम करते हैं, अतः उन्हें हम एक न्यूक्लियस की तरह देख सकते हैं। तो साउंड भी आपको याद रखना है जो सिलेबिक कॉन्सोनेंट में आते हैं, न, ल, म। सो जैसे बटन, ठीक है, बटन में क्योंकि आप बोलते हैं जब बटन तो दो सिलेबल आपको दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही वॉवेल आ रहा है, ब, बस आ जो यहाँ पे साउंड है एक ही वॉवेल समझ में आ रहा है। और हम इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो बटन, तो दो सिलेबल है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही वॉवेल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, अगर दो सिलेबल है तो जाहिर सी बात है दो न्यूक्लियस होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ब टन, टन में जो ना साउंड है वो आपका सिलेबिक कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आएगा, और यहाँ पे दो सिलेबल है। फिर बॉटल में भी बॉटल, इसमें ला है, फिर री दम, दम में म है। तो सिलेबिक कॉन्सोनेंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, अब सिलेबिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। जनरली हमने देख लिया कि एक कोई भी सिलेबल में एक ऑनसेट होगा, न्यूक्लियस होगा, कोडा होगा, बट उसका एक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। ज़रूरी है कि शुरू में सिर्फ एक ही ऐसा तो है नहीं, वर्ड्स बड़े भी होते हैं और उनको जब प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो उसमें कई जगह कॉन्सोनेंट कितने बार में कितने आ रहे हैं, या वॉवेल तो चलो एक होगा लेकिन कितने बार आपके कॉन्सोनेंट पहले या बाद में आ सकते हैं। तो सिलेबिक स्ट्रक्चर इसी के बारे में बताता है कि आपका जो सिलेबल है उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। सो कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेबिक स्ट्रक्चर होता है, जनरली आप देखेंगे, या जनरली क्या ये ऐसा होता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सिलेबल में शुरू अगर बीच में आपका कोई भी न्यूक्लियस मिल गया, जैसे यहाँ पे आपको वॉवेल मिल गया, तो उसके पहले सिर्फ 3, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉन्सोनेंट हो सकता है, और बाद में 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C 0 to 3, मतलब हो भी सकता है, मतलब 0
अगर नहीं हुआ तो 0, फिर अगर 1 है या 2 है या 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, फिर आपका एक न्यूक्लियस आएगा। उसके बाद C 0 to 4, तो लास्ट में कोडा हो नहीं, अगर नहीं होता है तो 0, और उसके बाद अगर 1 होता है या 2 होता है, 3 4 हो सकते हैं, तो ये C 0 to 4। तो ये एक सिलेबिक स्ट्रक्चर है, इसका एक आप फॉर्मूले की तरह ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट्स, तो नंबर ऑफ़ कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। बिगनिंग ऑफ अ सिलेबल, जब सिलेबल के बिगनिंग में जब ऑनसेट की बात आती है तो वो 0 से 3 तक हो सकते हैं। मिडिल ऑफ अ सिलेबल, मतलब जब बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी की वजह से हम उसको सिलेबल बोलते हैं। तो ओनली वन वॉवल, एक ही वॉवल होगा, तो 0 लिख सकते हैं या एक लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड ऑफ द सिलेबल इज कोडा, सो 0 to 4 हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरली हमको याद रख लेना है कि सिलेबिक स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। CCC, पहले 3 कॉन्सोनेंट, बीच में एक न्यूक्लियस जो कि वॉवल है, और बाद में 4 कॉन्सोनेंट, तो ये सिलेबिक स्ट्रक्चर है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं, जैसे हम इसी के बेस पर हम इसको कैसे टाइप्स में बदल सकते हैं। जैसे अगर हम ये आपको एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई है, आई को हम अगर ट्रांसक्राइब करें तो कैसे लिखेंगे, आई, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही वॉवल है, ये क्या है, आपकी डिफ्थोंग है, ठीक है। इसको 2 वॉवल मत समझिएगा, डिफ्थोंग है, जो कि वॉवल ग्लाइड्स होता है। तो ये आई एक तरह का वॉवल ग्लाइड्स है, और एक ही वॉवल में काउंट किया जाएगा ये, क्योंकि ये डिफ्थोंग है। तो ये इसमें सिर्फ एक ही वॉवल है, तो हम इसका स्ट्रक्चर वी देंगे। फिर ऑल में क्या है, एक अ और ये ल, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम, शुरू में कोई भी आपको कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहा है, बाद में एक कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो हम इसको VC देंगे। गर्ल में क्या आएगा, गर्ल में आएगा CVC, क्योंकि शुरू में एक आपको कॉन्सोनेंट मिला इसलिए C, फिर बीच में एक आपको वॉवल मिला वॉवल, और लास्ट में L मिला जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो CVC। फिर ऐसे ही आप स्ट्रॉ में देख सकते हैं, फिर स्प्रेंड और टेम्प्ट्स, इसमें देख सकते हैं टेम्प्ट्स में भी CV, और लास्ट में आपको 4 कॉन्सोनेंट्स मिल जाएंगे। तो ये एक जनरली आपको पहचानने की ज़रूरत है। अगर कोई भी एग्जांपल आपको दिया जाए तो आप ऐसे इनको स्ट्रक्चर दे सकते हैं। और फिर आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग सिलेबल, तो यहाँ पे सिलेबल आप बता सकते हैं ना। तो जैसे स्ट्रक्चर कैसे आप बता सकते हैं, इनमें आप ये चीज़ें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और एक मैं आपको हेल्प भी कर दूंगी। जैसे आस्क में क्या है, एक आपको वॉवल मिला है सबसे पहले, है ना, और 2 कॉन्सोनेंट मिला है। तो कुछ इस तरह से इसको स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं, और इनके जितने भी आप बनाइए स्ट्रक्चर इसके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आया और बन रहा है। फिर कॉन्सोनेंट क्लस्टर, तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर की बात कर लेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेंगे। तो जो कॉन्सोनेंट अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, और बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो CCC मतलब ट्रिपल जो कॉन्सोनेंट्स हैं इन द बिगिनिंग, एंड 4C मतलब CCC विच ऑल आर कॉन्सोनेंट्स इन द सिलेबल अकरिंग टुगेदर। सो इन द लास्ट यहाँ पे आएगा आपका, है ना, लास्ट में आएगा। तो जो ये एक साथ होते हैं उनको हम सिलेबी कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। अभी जितने भी हमने देखे उसमें एक C रहता है, बीच में एक वॉवेल आ गया, फिर उसके लास्ट में 2 C आ गए। तो कहीं पे भी अगर आपको पूरे अगर उसमें दिखते हैं, जैसे CCC शुरू में, फिर वॉवेल आ गया और लास्ट में 4C, तो इसको हम क्या साथ में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबल। ऑलमोस्ट हमने इसमें सारे चीज़ों को कवर किया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई सा भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, मैं आप लोग के क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।